कि ये रैली लोकसभा की हमने क्यों की। आपको मालूम है, जैसे ही हमारी सरकार भारत के अंदर बनी, जैसे ही दूसरी बार सरकार हमारी हरियाणा के अंदर बनी, कोविड का प्रकोप सारे विश्व के अंदर छाया है, देश के अंदर भी छाया। और 3 साल से जो हम छोटी मोटी रैलियां करते थे उसी तक सीमित रहे। बड़ी रैली हम कर नहीं पाए, कोविड का खौफ हमको सताता था, इसलिए हम बड़ी रैली नहीं कर पाए। और सभी 10 लोकसभा सीट के अंदर 10 के 10 लोकसभा सदस्य हरियाणा के आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीते हैं। और इसी महीने के अंदर सभी के जगह लोकसभा लेवल के ऊपर रैलियां आयोजित करी जा रही हैं। आज मैं तो यूं नहीं कह तो सकता कि आपकी रैली सबसे अव्वल है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि आपकी रैली किसी से घाट नहीं रहेगी, चाहे बारिश कितनी आ रही हो। और जिन लोगों ने रात के अंदर जब तंबू तप्पड़ उखड़ गए थे, उनको दोबारा से लगाने के अंदर योगदान किया, जो लोग भीगते भीगते अपने घरों से गाड़ी में बैठ करके, ट्रैक्टर में बैठ करके, मोटरसाइकिल स्कूटर के अंदर बैठ करके पैदल आए और भीग गए, आपका भी मैं साथ साथ धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो मेहनत इस विपरीत परिस्थिति के अंदर जो करी है वो काबिल तारीफ है। और इस मंच से आप सभी का धन्यवाद और तारीफ करना चाहता हूं। और जो गीले हो गए, जिनको ठंड लग रही है, उनको एक फौजी नुस्खा बताना चाहता हूं। घर जाकर के गर्म पानी से नहा लेना और एक एक घूंट रम की ले लेना, सारा का सारा उठ जाए। साथियों, ये रैली हमने यूं भी करी है कि देश आज के दिन आज़ादी के 75वें साल के अंदर, अमृत काल के अंदर प्रवेश कर चुका है। 75 साल देश की आज़ादी के और 100 साल का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है वो इस साल से शुरू होगा और 100 साल तक ये चलता रहेगा। भारत किस तरह से तरक्की करेगा, ये हो सकता है हम जैसे बड़ी उम्र वाले देखने को ना रहें जब 100 साल भारत की आज़ादी के पूरे हों, लेकिन जो आज के दिन जवान बच्चा आज के दिन इसके अंदर योगदान दे रहा है, वो इस चीज़ का परिणाम भांपेगा आज से 25 साल बाद, जब भारत 100 साल का आज़ाद हो जाएगा। 9 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के सरकार के केंद्र के अंदर भी हो गए, इसलिए भी हम करना चाहते हैं जलसा, इसीलिए सब जगह किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 1 साल के भीतर भीतर लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। तो जो रैलियां नहीं कर पाए, जो लोगों से बातचीत नहीं कर पाए, जो आंख मिला करके हम आपस के अंदर तवज्जो नहीं कर पाए, वो इस 1 साल के अंदर करने की जो नीयत है हमारी, उस विषय के अंदर हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। और उपलब्धियां जो हमारी रही हैं उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहते हैं। आप सभी राजनीतिक लोग हो, 5 साल सरकार के होते, कोई भी सरकार चुनी जाए, एक बार 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो 5 साल तो सरकार के चलते हैं और 1 महीना इलेक्शन का जनता का चलता है। तो इलेक्शन के दौरान अपनी उपलब्धियां अगर हम गिनवाना भी चाहें तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, ना सुनेगा, लोग पहले से। लेकिन उपलब्धि आज के दिन गिनवाना जरूरी है। और सबसे पहले मैं हरियाणा के अंदर देश भर के अंदर 22 या 23 एम्स नई खुलेंगी। कुल 2-3 ऐसे प्रांत हैं जहां पर एक प्रांत में 2-2 एम्स किए गए हैं। या तो आंध्र प्रदेश के अंदर, या आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए, भारत हो गया,
एम्स देनी पड़ी। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसका उत्पादन आज हरियाणा के खुशकिस्मती है कि हरियाणा के अंदर दो एम्स हैं, एक बादशाह के अंदर और एक माजरा के अंदर। और जिस दिन प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के अंदर ये अनाउंसमेंट करी और जिस दिन लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी, कैसे बनेगा दूसरा? यहाँ पर ये फॉरेस्ट की जमीन है, इसके अंदर कैसे आप एम्स लगाओगे? आज माजरा वालों ने वो बीड़ा उठाया है, जो मनेठी वाले नहीं कर पाए थे वो माजरा कर दिए हैं। और जो बोलते यूं बोल रहे थे कि हो नहीं सकेगा, हो गया। क्या ऐसे लोगों की आने वाले समय के अंदर कदर नहीं चाहिए कि पहले से ही शुरू कर दिया कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और आज हम आपके सामने खड़े होकर के यूं कह रहे हैं कि ये होगा, होगा, होगा। जब भारत सरकार और कई दशकों के बाद कोई पार्टी बहुमत से सत्तासीन हुई, तो मैं हाईवेज की बात करना चाहता हूं। पिछली सरकार के अंदर मुख्यमंत्री था 2006 से 4 से लेकर 2009 तक। 11 किलोमीटर रोड बनाए। आज 9 साल के बाद हर दिन 37 किलोमीटर देश भर के अंदर रोड बन रहे हैं। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड तोड़ बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कौशिक नाम का प्रोजेक्ट ऑफिसर हुआ करता था, आज उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया। 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर रोड शहर के बच्चे ने बनाएंगे। उसको भी मैं समझता हूँ रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करवाना चाहिए। मैं जिक्र करना चाहता हूँ दिल्ली बंबई हाईवे का 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ, आगा बनने जा रहा है। मैं द्वारका एक्सप्रेस वे का नाम लेना चाहता हूँ। 2,000 करोड़ रुपए लागत से आज के दिन द्वारका एक्सप्रेस वे बन चुका है। गुड़गांव सोना एलिवेटेड हाईवे, हमारे यहाँ भूतपूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री नरवीर सिंह भी बैठे हैं। 2,000 करोड़ रुपया हाईवे के ऊपर बन चुका है हमारी सरकार। और गुड़गांव पटौदी हाईवे नेशनल हाईवे है 1,600 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है। इसके अंदर 4 अंदर आ गई है, लेकिन मैंने उफ नहीं करी। किसी से पूछ लेना, अगर मैंने यूं कहा हो कि मेरी जमीन बचा लो और इसको सरकार दो इधर से या उधर से। रेवाड़ी नागौर नेशनल हाईवे 3,800 पूरा हो गया है। पाली के आसपास रेवाड़ी के ये सारी की सारी चीजें इसलिए बताएं कि आज तुम मेरी सुन लोगे, लेकिन इलेक्शन के अंदर शायद ना सुनो। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, खासतौर पे मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ। और कोविड का मैंने जिक्र किया था कि और सब लोगों की माली हालत और सब लोगों की माली हालत चरमरा गई। अमेरिका जैसे लोगों की माली हालत चरमरा गई, भारत की भी चरमरा गई। लेकिन जैसे ही कोविड समाप्त हुआ, आज के दिन हमारी इकोनॉमी का अगर आप भांपो तो आपको चलता है कि कितने बढ़ते हुए कदम भारतवर्ष में लिए। आज हमारी इकोनॉमी 22-23 के दौरान 7.75% जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ 2% अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाया, फ्रांस सिर्फ 3% अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाया,
इंग्लैंड हमारा पूरा, जिन्होंने 200 साल हमारे राज किया था, 4% इकॉनमी बढ़ी। जापान 1%। ये इसकी समीक्षा करते हुए खत्म करना चाहता हूँ। मैंने अभी जिक्र और पार्टी की कई चीजें हैं, 370 की हटका हटाना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत वगैरह वगैरह। मैं कुछ नहीं उसके बारे में कहूँगा, नहीं तो कहूँगा तो शाम हो जाएगी। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे नजरिए अगर भारतवर्ष की जनता ने कोई सही फैसला कई दशकों के अंदर किया है, वो ये किया है और उसी का फायदा हुआ है। मैं अब तीसरे अंक पे आता हूं, राजनीतिक बात करना चाहता हूं। राजनीतिक बात शुरुआत करने से पहले मैं किसी को कहना चाहता हूं कि हरियाणा के दो चीज ऐसी हैं, ऐसे कांटे हैं जो जनता को चुभ रहे हैं, और खास तौर पे उन लोगों को चुभ रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकारी बाबू के पास जाते हैं तो जेब कटवा करके आते हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दूसरा बीपीएल कार्ड, इस तरह से अनेक लोगों की इकट्ठी कर करके अनेक लोगों को बीपीएल से नीचे रहने वालों को बाहर निकाल दिया, उससे भी लोगों को परेशान। और तीसरा, मैं आपके सामने भी जिक्र कर चुका हूं, धनखड़ साहब के सामने भी जिक्र कर चुका हूं कि ये डिमोलिशन ड्राइव जो एनसीआर के रीजन के अंदर कोई नहीं चाहता कि किसी का घर बोलने वाली क्या है, इसके ऊपर सोचने की बात है कि यही लोग आखिर आफ्टर ऑल झुग्गी झोंपड़ी के अंदर रहने वाले लोग ही हमारे को वोट देते हैं। इसके बारे में आपके संज्ञान में बात डाली है। आप हरियाणा के अंदर नए दौर के न्यूट्रल हैं। ये हमारा मानना है कि हो सकता है पार्टी के अंदर अंतर्कलह रहती रही हो, लेकिन सब आपके लिए बराबर है। तो मैं आपको यहाँ के इस क्षेत्र का इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, और खास तौर पे आपको और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, 18 से 30 साल वाली है, जिनको फेसबुक देखना आती है, जिनको ट्विटर देखना आती है, जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन अभी अपना इतिहास शायद उनको पूरे तौर पर जब भी दक्षिण हरियाणा के अंदर कोई बात हरियाणा का कोई चीफ मिनिस्टर आता है, किसी भी जिले का हो, वो यूं कहता है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर आते ही मेरे कान पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं? कि दक्षिणी हरियाणा वाले कहते हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ भाग हुई है, और सब ये प्रयास करते हैं कहते कहते कि हमने तो बराबर के रूप में सबको आता है। हमारी सरकार ने खासतौर पे इसको बेहतर आता है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है? जब तक वो नहीं समझ में आएगी तब तक राजनेता इस चीज का कोई हल नहीं निकालेंगे, और इसकी जड़ पाताल के अंदर है। इसकी जड़ पाताल के अंदर है। 150 बरस पहले का मैं इतिहास दोहराना चाहता हूं। 1857 का युद्ध, आजादी की पहली लड़ाई, जब तलवारों ने सामना किया था तोपों का और बंदूकों का। एक जगह के ऊपर नसीबपुर के अंदर
5000 सैनिक शहीद हो गए थे और लोग तो कहते थे वर्षों तक, दशकों तक जब बरसात होती थी लाल होकर के गुजरता। जिन लोगों ने पहली आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, हम रोज गाना कहते हैं के रहने वाले निवासी हमारे इतने बड़े मुल्क के ऊपर 200 साल राज कर गए, और हम यूं कहते हैं कि बांट करके हमारे एक एरिया में दूसरे एरिया से बांटा और बांटने के बाद हरियाणा का मैं पेश करना चाहता हूं कि जब 1857 का नसीबपुर की लड़ाई के अंदर दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का शासन दोबारा से कायम हो गया था, तो रेवाड़ी और मेवाड़ जिसके कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया था। सारे के सारे किया था, पहले आगरा से काम चलाया करता था, फिर दिल्ली से चलाने लग गया। लेकिन जिन्होंने इनका सहयोग किया था, महेंद्रगढ़ नारनौल जहां से हमारे प्रधान आते हैं दादरी, ये जींद के नीचे दे दिया गया। देश तो सारा गुलाम था ही, ये हमारा है। हमारे बारे में जब ये बनते हैं तो सोचा जाता, प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के अंदर एक नया मेमोरियल स्थापित कर दिया। जो इंडिया गेट था वो केवल पहली युद्ध तक के, विश्व युद्ध के लोगों की बनी हुई हिस्ट्री, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद चाइना बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, कोई भी शहीद होता था, उसका कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने नया संविधान बनाया है और उसके अंदर सभी का नाम लिखा गया है, जो आजादी के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे दिल्ली के नए संग्रहालय के अंदर और उसके अंदर उनका नाम लिखे गए। हरियाणा ने पहल करी, 2 जगह ऐलान, एक अम्बाला के अंदर बनेगा मेमोरियल आजादी का, और बनेगा आजादी के अंदर। जब लोग चर्चा करें आपसे कि भाई हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अम्बाला वाला तो संग्रहालय बनकर के तैयार हो गया, हालांकि ऐलान है कि टाइम के ऊपर हुआ था, और नागपुर में क्या लोगों को शिकायत करने का अधिकार है कि नहीं? और मैं यूं कहना चाहता हूं कि डिफेंस यूनिवर्सिटी यहां से बगल के अंदर 30-35 किलोमीटर गांव के ऊपर देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के समय में यह फैसला किया गया कि अगर चाइना के अंदर 2 डिफेंस यूनिवर्सिटी हो सकती है नेशनल, तो कम से कम हरियाणा के अंदर भी तो एक होनी, हिंदुस्तान में भी तो एक होनी चाहिए। कोई ईंट भी नहीं रखी। ये 4 दीवारी भी तो बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बनी। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 3
साल के अंदर कार्यक्रम लोकसभा का ऐसे जैसे और आरंभ रहा रिकॉर्ड पर काम नहीं हुए। तो हमारे 5-6 साल में जब ये डिफेंस यूनिवर्सिटी का चर्चा हमारे सामने आ गई है, 5-6 सालों के अंदर अगर अभी तक हम नहीं करवा पाए हैं तो क्या 1 साल जो बचाया है इसके अंदर इस डिफेंस यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरे तौर के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं? पहली बार इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर परिसीमन आयोग ने फैसला किया था कि देश भर के अंदर संख्या बढ़ गई है और लोकसभा की सीट बढ़ाई जाए। जो सन 73 से पहले लोकसभा के अंदर सीट हुआ करती थी वो थी 522 और परिसीमन आयोग के फैसले के बाद 30 बढ़ा करके 542। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट नहीं बढ़ाई लेकिन विधानसभा की सीट बढ़ाई। और जहां हरियाणा के अंदर 81 विधानसभा की सीट हुआ करती थी सन 73 तक, जब पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर 81 से बढ़ा करके 90 कर दिया। लेकिन लोगों के दिमाग में आज ये बात है कि हरियाणा के उस टाइम पे हर एक जिले के अंदर एक विधानसभा की सीट। और दुर्भाग्य से हमारा ही ऐसा एरिया था जिसको दक्षिणी हरियाणा बुलाते हैं, अहीरवाल भी लोग कह देते हैं, जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल करने के अंदर पूरा योगदान है। उसके अंदर हमारी 2 सीट घटा दी गई। एक गन्ना की सीट हुआ करती थी वो गायब, एक सालावास की सीट हुआ करती थी वो भी गायब। और कुल मिलाकर के सब जगह के अंदर 81 से 90 हो गए, हर एक जिले में एक बढ़ी और हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर 2 सीट। आयोग हुआ, हमारा से आया 2008 के अंदर क्या किया गया? जिस हल्के से मैं लड़ा था पहले परिसीमन आयोग के बाद जाकर 4 बार वहां से मैं विधायक रह चुका था। 2008 के परिसीमन आयोग ने जाति साना नया हल्का बनाया। तो इन मेरे 25 साल के अंदर या 40 साल के अंदर हरियाणा के विधानसभा के क्षेत्र हमारे से खत्म कर दिए गए। और आज मैं आपके बीच के अंदर ये कहना चाहता हूं कि अगला परिसीमन 2025 में 2023 के अंदर आएगा। क्या ये हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, क्या ये पार्टी के तौर के ऊपर, पार्टी के तौर के ऊपर हम मिल करके भारतीय के शीर्ष नेतृत्व तब पर ये बात नहीं कह सकते हैं कि जो पिछले 40-50 साल के अंदर हमारे साथ इंसाफी हुई है राजनीतिक तौर के ऊपर, क्या आने वाले परिसीमन के अंदर और हमारे जायज हक पा सकते हैं, ये फैसला। और बोलो कि आप लोग मेरे साथ हो, हाँ बोलो या ना? तो बोलो ये करवा के रहेंगे। बोलो हर हर महादेव। नहीं आई आवाज? पेट फुला करके बोलो, सीना तान करके बोलो, गला फाड़ करके बोलो, बोलो हर हर महादेव।